Hello students, welcome back in my class. Here we are discussing about the biomolecules. हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था in previous lectures. Now in today's class we are going to start a new biomolecule, that is protein. देखिएगा जो प्रोटीन वर्ड है that is made by the Greek word proteus. एक Greek word है proteus which has the meaning prime importance, something which is of prime importance. कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला हो, वो मीनिंग होता है प्रोट्यूस का, which is Greek word. और इसी Greek word प्रोट्यूस से बना हुआ है प्रोटीन. Now it is firstly named by the scientist Berzelius. अब देखिएगा प्रोटीन जो है it is too essential for our growth, for our life maintenance. हमारी लाइफ मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. Now, if we just talk about the proteins, कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, देखिएगा प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास में these are the polymers of amino acids. एमिनो एसिड का एक लॉन्ग चेन, द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, वो आपके पास में होता है. दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड. ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में ज्वाइन करते जाएंगे एंड इट विल फॉर्म द प्रोटीन. तो आपके पास में प्रोटीन क्या हुए? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड. अब अगर बात किया जाए ये एमिनो एसिड की, तो ये अल्फा एमिनो एसिड होता है. दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. अल्फा एमिनो एसिड की एक लॉन्ग चेन जो है वो आपस में अटैच होकर के एक लॉन्ग चेन बनकर के आपके पास में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. तो प्रोटीन क्या हुआ? दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है ये बात अभी हम करते हैं. उससे पहले देखिए सोर्सेज. इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन, बाय व्हिच सोर्स वी कैन ऑब्टेन इट, एंड दीज आर मिल्क, चीज, पीनट्स, फिशेस, पल्सेस, मीट. इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं. तो these are the main sources by which we can obtain protein. Now in the human body, human beings के अंदर हमारी जो स्किन होती है, नेल्स होते हैं, हेयर है, मसल्स है, द हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पिगमेंट. इसके अलावा टेंडॉन्स, अनदर कनेक्टिव टिश्यूज आर मेड बाय द प्रोटीन्स. प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं ये सारे के सारे. ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट द एमिनो एसिड की एमिनो एसिड क्या है और about the hydrolysis of the proteins. Yes. Now next is hydrolysis. Hydrolysis of protein. If the protein undergoes hydrolysis, ये आपके पास में अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करता है. But on the partial hydrolysis, firstly it will form peptides. पेप्टाइड का कंप्लीट जो है वो आपने हाइड्रोलाइसिस अगर करवाया है तो अल्फा एमिनो एसिड मिलेगा. It means on the partial hydrolysis, protein gives peptide, while the protein gives alpha amino acid by the complete hydrolysis. आप hydrolysis करवाइए, final product आपको जो मिलेगा that is alpha amino acid. And by this we can easily understand it कि the proteins are the polymers of alpha amino acid. बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड आपस में अटैच होकर के ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन दैट इज मोर देन 10,000. बहुत ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट ऑफ द प्रोटीन्स. अलग अलग एमिनो एसिड्स आपस में अटैच करके एक अलग अलग चेन जो है वो फॉर्म करेंगे एंड उस तरीके से आपके पास में डिफरेंट ऑफ द प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है which have different of the molecular weight. Now the protein contains these elements: carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. ये चार एलिमेंट्स तो मस्ट है which is present in all the amino acids. इसके अलावा कुछ एमिनो एसिड्स में ये अलग अलग एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस,
iodine, iron, copper, zinc, manganese. These are some another elements which can be present in some of the amino acids. तो ये हुआ about the hydrolysis, molecular weight and the elements which is present in protein. Yes. Now the next topic is amino acids. देखिए, by the name it is clear that amino acid, the word acid is for the carboxyl group COOH, while the word amino is for the amine group NH2. प्राइमरी अमीन ग्रुप के लिए आपके पास में यहाँ पे amino word आया है and the acid that is for the carboxylic acid COOH. It means the amino acid contain both the functional groups. It contain the amine group and it also contain the carboxyl group. तो आपके पास में amino acids ऐसे molecules हैं which contain both the functional groups. In these are amines, primary amine and the carboxylic acid. अभी अगर हम बात करें amino acid की तो देखिए 26 amino acids are isolated. 26 amino acid. ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ amino acid को. In short, 26 amino acids are isolated in which 20 amino acids are present in all the proteins. जबकि जो बाकी 6 एमिनो एसिड्स हैं that is present in some special tissues. तो हमें बात किसकी करनी है about these 20 amino acids which is present in all the proteins. Now amino acid की बात किया जाए, देखिए कार्बन, this is the acidic group here, carboxylic acid है, the another valency will be satisfied with the amine group, primary amine है NH2, one is by the hydrogen and another one will be satisfied with the R. R is any group, it can be hydrogen, it can be the carbon chain और इसके अलावा कुछ और ग्रुप यहाँ पे R हो सकता है. According to this group, आपके पास में अलग अलग amino acids का formation होगा. फिलहाल देखिएगा, this is the amine group, primary amine, amino, and this is the carboxylic acid group. तो ये हमारे पास में यहाँ पे हुआ the amino acid which contain the primary amine group and the carboxylic group here. This is primary amine carboxylic acid group और the carboxyl group. तो ये है हमारे पास में this is the structure of the amino acid जहाँ पे ये side chain है और the residual side chain और the residue of the amino acid. यहाँ पे देखिएगा ये 3 वैलेंसीज आपके पास में हर जगह कॉमन मिलेगी, पर ये जो R है इस ग्रुप के चेंज हो जाने की वजह से there will be the formation of different of the amino acids. अभी देखिए, this is according to the position of the amine group with respect to the carboxyl. Just like in this molecule, this is the prime functional group COOH है. Next position जो होती है, this position, this is the alpha position. आपको पता होगा, just like suppose that कोई भी functional group है, इसका first position, second, third, fourth, so on. This is alpha position, beta, gamma in the day, right? These are the positions जो हम previous class में पढ़कर आए भी हैं. तो देखिएगा, with respect to this prime group, the position of the amine group is attached at the alpha carbon और इसीलिए ये है alpha amino acid. और हम कह सकते हैं कि
alpha amino acid is the alpha amino acid is building block of proteins. Building block of proteins. तो ये आपके पास में क्या हुआ? Alpha amino acids are the building blocks of protein. या आप ये कहें कि प्रोटीन जो है वो alpha amino acid से ही मिलकर बना है. This is the polymer of the alpha amino acid. Alpha indicates here the position of the amine group with respect to the prime functional group, जो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट पे अमाइन ग्रुप की जो पोजीशन है वो यहाँ पे अल्फा है. दैट इज व्हाई दिस इज द अल्फा एमिनो एसिड. ये अल्फा एमिनो एसिड हुआ और ऐसे बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड आपस में अटैच होकर के फॉर्मेशन करते हैं ऑफ द प्रोटीन्स. नाउ द नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द अमीनो एसिड्स. अल्फा अमीनो एसिड्स का नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. देखिए, it can be named by IUPAC, but generally we use the common name of the amino acids. तो आपके पास में यहाँ पे common name ही यूज किए जाते हैं to name it. Now, if we just talk about the trivial names of it, so this can be on the basis of sources by which it is obtained or by the characteristic properties. जो भी इसकी properties है उसके accordingly आप इसको नेम कर सकते हैं. जिस source से ये obtain हो रहा है, on the basis of that source we can provide the name to the amino acid. देखिए examples देखते हैं हम. On the basis of source or on the basis of the properties. एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए, लाइक यहां हम लिख देते हैं एमिनो एसिड. द ग्रीक वर्ड एंड मीन ऑफ इट. हैव अ लुक. जस्ट लाइक ग्लाइसिन ले लीजिए. ग्लाइसिन, एमिनो एसिड ग्लाइसिन, ये आपके पास में द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से बना हुआ है by the word glycose. The amino acid glycine is named by the Greek word glycose, which has the meaning sweet. तो देखिए, ग्लाइसिन स्वीट होने की वजह से आपके पास में नेम जो है वो दिया गया इसे ग्लाइसिन. ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज से बना है द वर्ड ग्लाइसिन विच हैज द मीनिंग स्वीट. नेक्स्ट की बात करें, टायरोसिन की बात कर लेते हैं. अबाउट द टायरोसिन. टायरोस, द ग्रीक वर्ड टायरोस से मिलकर के बना है विच हैज द मीनिंग चीज. अब देखिएगा, this amino acid is firstly obtained by cheese. सबसे पहले इसको firstly obtained by cheese. और चीज को ग्रीक में बोलते हैं टायरोस. That is why this is named as टायरोसिन. तो ये हुआ अबाउट द नॉमेनक्लेचर, जिसमें कि IUPAC नेम्स को दिया जा सकता है, बट जनरली कॉमन नेमिंग के यूज होते हैं. ये जो ट्रिवियल नेम्स है ये ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ सोर्स और ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाए जाते हैं. यहाँ हमने बात की अबाउट द ग्लाइसिन एंड अबाउट द टायरोसिन. इसके अलावा हम कुछ एक बात और कर लेते हैं. हैव अ लुक हियर, सिंबल. यहाँ पे आपके पास में सिंबल यूज किया जाता है that is of 3 letter. स्टार्टिंग के 3 letter जो है आपके पास में, स्टार्टिंग 3 letters of the common name of it, किसी का भी, जस्ट लाइक ग्लाइसिन की बात किया जाए तो ग्लाइसिन में स्टार्टिंग के 3
थ्री लेटर्स को फोकस कीजिए, GLY। तो ग्लाई इसका हो गया सिंबल। द सिंबल फॉर द ग्लाइसिन इज ग्लाई। टायरोसिन के लिए TYR हो जाएगा, एल्यूमिन के लिए ALA हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, we use starting three alphabets, starting three letters of the common name of the amino acid as the symbol। इसके अलावा कोड भी दिए जाते हैं। इसको कोड जो दिया जाता है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर होता है। Just like code for the glycine is G. G is the code of glycine. GLY, this is the symbol for glycine। अमीनो एसिड का जो भी कॉमन नेम है उसका फर्स्ट थ्री लेटर जो होगा दैट इज यूज्ड एज द सिंबल ऑफ इट एंड द फर्स्ट लेटर विल बी यूज्ड एज कोड। कई जगह आपके पास में स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर के अलावा भी कोई दूसरा लेटर काम में लिया जा सकता है। तो ये अभी होगा अबाउट द नॉमेनक्लेचर। जो एक्सेप्शनल केस है उनकी बात अभी हम आगे करेंगे। Have a look now। देखिए अमीनो एसिड का मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ। दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, प्राइमरी अमीन, हाइड्रोजन। यहाँ आपने एक जो है वो R दिया था, दैट इज द साइड चेन और द रेसिड्यूअल। अब देखिएगा, अभी मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि ये R ग्रुप चेंज हो जाने की वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। सो हैव अ लुक, यहाँ हमें करें R। सपोज दैट दिस R इज H हियर। ये यहाँ पे ये जो R है ये H है। तो आपके पास में अमीनो एसिड जो बनेगा उसका नाम होगा ग्लाइसिन, दैट इज ग्लाइसिन है। सिंबल मैंने बताया था कॉमन नेम का स्टार्टिंग के थ्री लेटर जो है एज ए सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द सिंबल इज ग्लाई हियर, GLY। कोड इज G हियर फॉर द ग्लाइसिन। तो ये हुआ अबाउट द ग्लाइसिन, जिसमें कि अगर आपने R की जगह हाइड्रोजन को प्लेस किया तो बनेगा ग्लाइसिन। स्टार्टिंग के थ्री अल्फाबेट्स को आपको एज ए सिंबल यूज करना है, while the one alphabet will be used, the starting alphabet will be used as code here। Next is alanine की बात करते हैं। Suppose that the the group is CH3 here। तो आपके पास में R की जगह क्या है, CH3, right? If on the place of R के प्लेस पर अगर CH3 अटैच है तो आपके पास में बनेगा alanine। What will be the code here and the symbol here? Symbol will be ALA and the code is capital A here, right? Okay, next की बात करते हैं। Suppose that isopropyl यहाँ पे अटैच किया हुआ है, that is CH। आइसोप्रोपाइल की हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा आइसो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं आप, CH3 का होल ट्वाइस है। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, वैसे हटा देती हूँ यहाँ से। R जो आपने R अटैच किया था वो ये आइसोप्रोपाइल है। दिस इज आइसोप्रोपाइल है। मैथ एट प्रो आइसोप्रोपाइल है, देन दैट विल बी वेलिन और इसके लिए सिंबल हो जाएगा वेल, while the code which we use here that is capital V। Next is isobutyl को अटैच करवाइए, isobutyl, that is देखिएगा CH3 whole twice CH CH2। This is isobutyl group here। ये होगा इसका नेम, that is leucine। leucine स्टार्टिंग के थ्री लेटर्स को एज अ सिंबल यूज करना है, तो दिस इज Lu and the code is capital L here। तो ये हुआ about the glycine, alanine, valine and the leucine। ये हुए
आपके पास में कुछ एमिनो एसिड जिसमें आप कर क्या रहे हैं, आर जो भी एल्काइल ग्रुप है उस एल्काइल ग्रुप के जगह अगर आपने H रखा, इट विल बी ग्लाइसिन, CH3 तो एलेनिन होगा, आइसोप्रोपाइल तो वेलिन होगा, एंड इफ वी आर प्लेसिंग द आइसोब्यूटाइल इन स्पाइट ऑफ आर के प्लेस पे आपने आइसोब्यूटाइल ग्रुप अगर वहां रखा है तो एमिनो एसिड विल बी ल्यूसीन। स्टार्टिंग के 3 लेटर्स सिंबल की तरह, while the fourth letter is used here as code here। तो इसी तरह अब हम आगे कुछ और जो है वो एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। टोटल 20 एमिनो एसिड्स आर हियर इन आवर सिलेबस। वहां आपको बुक में एक टेबल भी मिल जाएगी इसकी, बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको जो है वो याद करने हैं, सारे आपको याद नहीं करने हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन। अभी और देखते हैं। यस, नेक्स्ट इज इफ दिस ग्रुप इज अटैच्ड हियर, आर की जगह पे ये वाला ग्रुप अगर अटैच है CH3, CH2, CH, CH3 तो इसको आप कहेंगे आइसोल्यूसीन। इससे पहले हमने ल्यूसीन की बात की थी, दिस इज आइसोल्यूसीन। अब यहाँ पे ILE as symbol, these 3 letters ILE is used here as symbol and I is the code here। NH2 CH2 का होल 4 मतलब 4 CH2 यूनिट यहाँ पर अटैच है विद द NH2, ये R की जगह है। इसके अलावा देखिएगा एक और NH2 ग्रुप जो है COOH हाइड्रोजन, वो कार्बन से अटैच एज इट इज रहेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। अगर R की जगह ये ग्रुप है तो लाइसिन होगा, LYS इज सिंबल एंड K, लाइसिन का सिंबल होता है K। नाउ नेक्स्ट इज ग्लूटामिक एसिड। COOH CH2 का होल ट्वाइस अगर अटैच है तो ये ग्लूटामिक एसिड है, GLU we will use as symbol while the E is code here। सिस्टीन एसिड CH2 अगर R की जगह पर अटैच है तो ये सिस्टीन होगा, और सिस्टीन के लिए आपके पास में CYS and C is the code here। Now one thing, सिस्टीन and सिस्टीन दोनों अलग अलग एमिनो एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट कुछ और है यहाँ पे देखिएगा। फिनाइल PH ग्रुप है इज अटैच हियर, CH2 देखिएगा। CH3 अगर अटैच था तो वो एलेनिन था। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया है बाय द फिनाइल ग्रुप, तो ये हुआ फेनिल एलेनिन। PHE and F is code here। Now OHCH2 सीरीन है, SH अगर था O की जगह S है तो वो सिस्टीन था, दिस इज serine here, ACR and S symbol and code as well। This is tyrosine, इसके लिए Y code होगा, TYR is the symbol here। CH3 CHOH ये ग्रुप अगर अटैच है, this is threonine, THR and T is the code here। तो ये कुछ एक अमीनो एसिड्स हैं जिनके लिए हमने यहाँ पे R ग्रुप, the residual नेम, सिंबल और कोड की बात की है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो होते हैं। टोटल 20 एमिनो एसिड्स हैं। वैसे तो 26 एमिनो एसिड्स हैं जो कि आइसोलेटेड हैं, बट देयर आर 20 एमिनो एसिड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन। तो हम उन 20 को ही बात करते हैं। और 20 में से भी 10 आपके पास में आएंगे एसेंशियल में एंड 10 विल बी नॉन एसेंशियल। इसको अभी हम आगे क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ की मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर, उनके नेम, उनका सिंबल एंड कोड की बात कर ली है। बाकी कुछ और है जो आपको एक लिस्ट जो है मिल जाएगी इन योर बुक्स। आप वहां से इसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बाकी आपको सारे नहीं याद करने, कुछ एक आपको जो याद रखने हैं, लाइक आपको जो है वो ल्यूसीन याद रखना है, आपको जो है वो एलेनिन को याद रखना है, ग्लूटामिक एसिड को याद रखना है। तो ये कुछ एक ऐसे जो है वो आपके पास में एमिनो एसिड्स है जिनको आपको याद रखना है। बाकी जो है वो आप कुछ मैंने यहाँ पे बताए हैं और कुछ आप अपने बुक से नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। देखिए amino acids can be classified on different of the bases।
अलग अलग बेस पे एमिनो एसिड्स को आप अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट बेसिस which we are going to discuss here, that is on the basis of position. On the basis of position of amino group and carboxyl group. Yes, have a look here. We are firstly going to classify the amino acids on the basis of the position. Have a look. Which can be alpha amino acid, beta amino acid, gamma amino acid, del amino acid. Yes, according to the position of the amine group with respect to the carboxyl. COOH carboxylic group. The first carbon to the prime functional group is alpha, और यही इसी कार्बन से अगर अमाइन ग्रुप अटैच है तो ये होगा अल्फा एमिनो एसिड। H मैं यहाँ पे भी H ही अटैच कर देती हूँ। सपोज दैट दिस इज द अल्फा कार्बन हियर एंड द अमाइन ग्रुप इज अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन, तो इसलिए हुआ अल्फा एमिनो एसिड्स। नाउ ऑल द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ this alpha amino acid. Alpha amino acid के ही polymers हैं आपके पास में proteins, right? Now the next is and this is, देखिए दोनों जो valencies है कार्बन की वहाँ हाइड्रोजन से satisfy हो रही है। This is the glycine here. Next beta amino acid. Again the carboxylic group. This is alpha position and this is the beta position. On the beta position आपके पास में attach क्या रहेगा? amine group. यहाँ एक हाइड्रोजन हम attach कर देते हैं and one valency will be satisfied with the ring residue. Sorry, another valency will be satisfied with the residue. ये beta कार्बन है. This is CH2 alpha कार्बन. तो यहाँ पर अल्फा इन द बीटा, बीटा कार्बन से अमाइन ग्रुप अटैच कर रहा है। दिस इज बीटा अमीनो एसिड। नाउ COOH अल्फा बीटा इन द थर्ड कार्बन टू द प्राइम फंक्शनल ग्रुप। ये अल्फा बीटा गामा, यहां से अगर मान लीजिए NH2 ग्रुप अटैच करें, दिस विल बी द गामा एमिनो एसिड। नेक्स्ट बिल की बात करते हैं। Alpha, beta, gamma, and this position is del. Alpha position, beta, gamma in the del. यहाँ amine group del कार्बन से अटैच कर रहा है, तो ये हुआ about the classification on the basis of the position of the amine group. Alpha amino acid, beta, gamma, del, and so on. Yes. Next is on the basis of number of the amine group and the COOH carboxyl group. देखिए, we can classify on the basis of the number of the amine and the carboxyl group in 3 categories. आप किसे amino acid को 3 categories में divide कर सकते हैं and that is neutral amino acid. I am writing AA here, amino acid. Acidic amino acid and the next is basic
amino acid है। Here we look, यहाँ देखिए neutral amino acid when the number of NH2 is equal to the number of the COOH। We know it very well कि structure जो होती है amino acid की, it contain one COH group, one NH2 group, एक हाइड्रोजन है और यहाँ कोई भी ग्रुप आपके पास अटैच कर सकता है। The COH group acidic in nature पता है हमें। NH2 amine shows the basic behavior, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अभी देखिए when one NH2 and the one carboxylic group is present here, तो आपके पास में क्या होगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड। अमीनो एसिड which will be formed here वो न्यूट्रल होगा। एक बेस है, एक एसिड है, ओवरऑल न्यूट्रल। Now suppose that COOH कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो ज्यादा है as compared to the number of the amine here, तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक। The amino acid will be acidic amino acid. Next, when the NH2 number of the amine group is greater than the carboxylic group, तो ये बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए आपके पास में एक और NH2 ग्रुप अटैच किया, तो अभी बेसिक है ये बिकॉज वन बेस वन एसिड, लेकिन एक बेस और ज्यादा है, एक बेसिक ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो ये हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। तो ये हुआ हमारे पास में अबाउट द न्यूट्रल, एसिडिक एंड द बेसिक अमीनो एसिड्स। दोनों इक्वल नंबर है तो न्यूट्रल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। while if the amine group is number of the amine group is greater than of the carboxylic group, तो the amino acid will be basic amino acid। एग्जाम्पल की बात अगर किया जाए तो देखिए वेलिन है, एलिनिन है, ये सारा आपके पास में न्यूट्रल अमीनो एसिड है। एसिडिक, स्पार्टिक एसिड and the glutamic acid। इसकी एक पूरी खत्म हो चुकी है, मुझे इसे रिफिल करना पड़ेगा। देखिएगा वेलिन, एलिनिन और भी ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, these are the neutral amino acid। एसिडिक अमीनो एसिड की बात करते हैं, aspartic acid and the glutamic acids are the examples of the acidic amino acid। नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए that aspartic acid नाम में ही एसिड आ रहा है, glutamic acid तो ये दोनों आपके पास में एग्जांपल हुए of the acidic amino acid। अब हम बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल्स देखते हैं। arginine, lysine and the histidine। These three are examples of the basic amino acid। तो ये हुआ on the basis of the number of the NH2 group and number of the carboxylic group। अगर equal है तो neutral होगा, COH ज्यादा है तो acidic होगा, NH2 ज्यादा है तो basic होगा। फिर examples हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं about the third type of the classification or the third basis of the classification। Yes, the third classification of the amino acid that is on the basis of the synthesis। human body में जिस तरीके से synthesis होता है इसका, उसकी बात करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। देखिए there are some amino acids which can be synthesized in our body, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनका हमारी बॉडी में synthesis नहीं होता। According to that, the amino acid can be classified in two categories: essential amino acids and non-essential amino acids। Have a look। Essential which cannot be synthesized in our body, तो हम कह सकते हैं can't be synthesized।
When these amino acids can't be synthesized in our body, it means हमें इसे बाहर से लेने की जो है वो जरूरत होगी। तो ये आपकी बॉडी में डाइट के थ्रू जो है वो जाएंगे, मींस इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है by the food sources. And the non-essential amino acid, it can be synthesized in our body. These amino acids can be synthesized in our body. जब हमारी बॉडी में ही इनका सिंथेसिस हो रहा है तो हमें इन्हें अपनी डाइट में, अपने फूड में इंक्लूड करने की नीड ही नहीं होती, बिकॉज ये हमारी बॉडी में सेल्फ ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी को इसे बाहर से लेने की नीड नहीं है, नॉट एसेंशियल। While the essential amino acids are those amino acids which can't be synthesized in our body. बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो सकता, मतलब आपको डाइट में ये इंक्लूड करना पड़ेगा। Now, if we just talk about these 10 amino acids are essential, while 10 ही आपके पास में नॉन एसेंशियल है। 26 की हमने बात की थी, जिसमें से 6 तो सब प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते ही नहीं, वो तो स्पेशल केसेस हैं। हमें यहाँ 20 की ही बात करनी है, जिसमें से 10 है एसेंशियल एंड द another 10 is non-essential. Now, here's a trick to learn the essential amino acids, and that is T V mill path. देखिए, by this trick we can easily remember the essential amino acids TV mill path. ये ट्रिक है जिससे आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे। हैव अ लुक नाउ, दिस इज T फॉर, मैं यहाँ पे स्पेस करती हूँ और इसे लिख देती हूँ। We are talking about the essential amino acid here. The trick is T V mill path. Have a look now. This is threonine here. V4 valine, methionine, isoleucine, this is leucine here, L-lysine, phenylalanine, this is arginine here, tryptophan, in the last is histidine. So this is the list with the trick of essential amino acid. T4 threonine, V valine, M methionine, I isoleucine, L leucine, another L lysine, phenylalanine, arginine, tryptophan and the histidine. These are the essential amino acid. इसके अलावा बाकी जो 10 और बचे हुए हैं, that will be examples of non-essential amino acid. और इसी के साथ ये इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। Yes. Next is physical properties of amino acid. अब हम amino acid के कुछ physical characters को, physical properties को डिस्कस करते हैं। So first is it is colorless, non-volatile,
crystalline solid. अमीनो एसिड्स आपके पास में कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे एंड नॉन वोलेटाइल होंगे। नॉन वोलेटाइल मींस जिसको ओपन रखने पर वो उड़ नहीं जाता है, वो होगा नॉन वोलेटाइल। जस्ट लाइक कैम्फर, कपूर जो होता है अगर आप उसको ओपन रखेंगे इन द एनवायरनमेंट, थोड़े टाइम बाद में वो उड़ जाता है, गायब हो जाता है, दैट इज वोलेटाइल। तो ये कैसा है? दिस इज नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि कलरलेस है। नेक्स्ट बात करें, दिस इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल है। देखिए, इफ इट इज टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड, ये आपके पास में COOH, राइट, कार्बन से अटैच है। इस कार्बन पे आपके पास में NH2 भी अटैच है, राइट। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी अकर हियर बिटवीन द molecules और ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है हमेशा कहाँ होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में हो सकती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हो सकती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन इजीली बी फॉर्म हियर एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग द अमीनो एसिड्स आर वाटर सॉल्युबल। इसके अलावा ये एसिड्स में, बेस में भी सॉल्युबल होंगे, व्हाइल दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर सॉल्युबल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिड्स बेस में भी सॉल्युबल होते हैं अमीनो एसिड्स, व्हाइल इनसॉल्युबल इन ईथर, benzene and the petroleum in the petroleum substances. पेट्रोलियम सब्सटेंस में, बेंजीन में, ईथर में अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। Yes, what is the reason? ये आपके पास में जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। रीजन क्या है? देखिए, एसिड एंड बेस both are present in the same molecule. We know it very well that when acid react with base, it will form salt. और सॉल्ट आपके पास हमेशा सॉलिड होते हैं और यही रीजन है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड होने का। साथ ही साथ में सॉलिड स्ट्रक्चर है तो आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे होंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अमीनो एसिड विल बी आल्सो हाई। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनका होता है। Yes, next हम बात करते हैं about the configuration. देखिए, एक आप जो है वो ग्लाइसीन को छोड़ दीजिए। ग्लाइसीन, this is the exceptional case here. ग्लाइसीन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। This is the only amino acid which is optically inactive और ये आपके पास इसीलिए important हो जाता है, इसे याद रखना। Glycine is only amino acid which is optically inactive. बाकी जितने भी amino acids होंगे, all the amino acids are optically active. All amino acids are optically active. Other than glycine, जितने भी अमीनो एसिड हैं सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। Have a look, ऐसा क्यों है? COOH and H2 hydrogen and a hydrogen. This is not chiral here.
असिमेट्रिक है आपके पास में, सॉरी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट कायरल हेयर। कायरलिटी के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इफ ऑल द फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड विद डिफरेंट ग्रुप, कार्बन कायरल होगा, असिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट हियर इन द लाइसिन two valencies of the carbon is satisfied with the hydrogen here, तो ये कायरल नहीं है, सिमेट्रिक है, या आप ये कहें असिमेट्रिक नहीं है, साथ ही साथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव है। While another all the amino acids have this structure NH2, यहाँ H है, जबकि यहाँ पे कोई पी ग्रुप अटैच कर रहा है। हेलो कायरल, all the four valencies are satisfied with the different group। ये कायरल होगा, ये आपके पास में असिमेट्रिक कार्बन होगा और ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। तो ये हुआ, दिस इज द कायरल कार्बन हेयर, asymmetric and optically active also। ये हुआ हमारे पास में कि ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब हम बात करते हैं अबाउट द डीएनएल, नेमिंग ऑफ इट। Yes, when the amino acids are optically active, तो यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर्स भी होंगे इनके, यहाँ पे इनके दो स्टीरियोआइसोमर्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, because the number of the chiral carbon is 1 here। तो 2/m, जहाँ पे कि हमने बात किया था स्टीरियोआइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n is the number of the chiral carbon here, जो कि यहाँ पे 1 था, it is 2। Total 2 stereoisomers can be possible of amino acids here। अब हम बात कर रहे हैं डीएल फॉर्म्स की, डीएल नेमिंग की। देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी इसे डिस्कस किया था। इन द कार्बोहाइड्रेट, चलिए हम वहां से कंपेयर भी कर लेते हैं इसे। इन द कार्बोहाइड्रेट्स, इफ द OH group on right hand side, what I am saying, if the OH group is present right hand side, तो आपके पास में D कार्बोहाइड्रेट जो भी है, ग्लूकोज है या जो भी जो है आपके पास में शुगर, वो था D फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। Here in the amino acids and amino acids, if the NH2 group is on right hand side, तो आपके पास में कौन सा अमीनो एसिड बनेगा? That will be D amino acid। While if the NH2 group will be on left hand side, तो L amino acid का फॉर्मेशन होगा। It will be L amino acid। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए दिस इज द कार्बन हेयर, मैं फिलहाल यहाँ पे इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। Yes, we know it very well that carbon has formed 4 single bonds here, और कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा and the structure will be tetrahedral, जिसमें कि these 2 bonds are in the plane, ये towards viewer है and this bond is away from the viewer, right? ये हुआ tetrahedral structure of amino acid। अब हम D और L की बात करते हैं। Have a look।
Yes. C COH NH2 H in the R एटा। चलिए बनाते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। राइट, दिस इज द सेंट्रल कार्बन है। यहाँ अभी हमने बात की इफ द NH2 ग्रुप आपके पास में कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड पर अगर है तो फॉर्मेशन जो है वो किसका होगा, इट विल बी द D एमिनो एसिड। यहाँ COH in the RH. Okay, this is the D amino acid here. जहाँ पे कि हो क्या रहा है, देखिए if the NH2 group is right hand side तो आपके पास में D amino acid बनता है Y। दूसरा बनाइएगा COH R H in the NH2 here. This is the asymmetric carbon, chiral carbon है, ये भी आपके पास में chiral carbon है, right? Okay. On the chiral carbon, if the NH2 group is left hand side, तो आपके पास में ये होगा L amino acid. Got it? वापस सुनिए, NH2 on the chiral carbon, right hand side D form. NH2 on the left hand side, L form of the amino acid will be formed here. एक चीज और, जितने भी natural amino acids होते हैं, in all the natural amino acids, L amino acid is present here. L form जो है वो amino acid की present होती है in the all natural acids, amino acids. चलिए ये हुआ about the configuration. इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो ये आपके पास में अमीनो एसिड शोज द केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक द प्राइमरी अमीन ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों के जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। और इसी के साथ आज का ये जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हालांकि भी कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, दैट इज लिटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So, thank you so much for watching. Bye.